अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बरकत में अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीआरई जनरल एग्जाम के बारे में। ये इंट्रोडक्शन होगा, एन इंट्रोडक्शन टू जीआरई जनरल एग्जाम। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी तो उसमें मैंने बात की थी फुली फंडेड पीएचडी एडमिशंस इन द यूएस से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। मैंने ये कहा था कि अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं यूएसए के अंदर, और अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, यानी कि आप फंडिंग लेना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में एक जो रिक्वायरमेंट थी वो थी जीआरई जर्नल एग्जाम की। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं जीआरई जर्नल एग्जाम के बारे में बात करूंगा। बेसिकली आज की वीडियो जो होगी वो इंट्रो होगा जीआरई जनरल एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे तैयारी की थी, और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि जीआरई जनरल एग्जाम के लिए आपको किस तरह तैयारी करनी चाहिए। आप आज आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये टेस्ट किस तरह का है, ये क्या क्या होता है इस टेस्ट में। तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। पेपर बेस्ड टेस्ट भी होता है, लेकिन हम पाकिस्तान में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, और मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब हम जीआरई जर्नल की बात करते हैं, जीआरई जर्नल एग्जाम की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए कि एक तो इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग होती है, दूसरा वर्बल पार्ट होता है, तीसरा जो होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है। इसके अलावा एक और बात आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक अनस्कोर्ड सेक्शन भी होता है, जिसका मैंने कहा कि पोजीशन, टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। यानी अभी आपको सिर्फ इन चीजों का पता होना चाहिए। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है? वो आपका राइटिंग पार्ट होता है जीआरई के अंदर। वर्बल जो होता है वो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, जिससे इंग्लिश पोर्शन कहते हैं वर्बल पोर्शन। और जो क्वांटिटेटिव होता है वो आपका मैथ वाला पोर्शन होता है। तो ये तीन चीजें आपके आपको पता होना चाहिए जीआरई जनरल के अंदर होती है। ठीक है। इसके बाद अगर आप टोटल जो स्कोर की बात करें जीआरई जनरल का, तो वो होता है 340, जिसमें 170 जो होगा वो वर्बल का होता है, और 170 जो होता है वो क्वांटिटेटिव का। ठीक है। और ये जो एनालिटिकल रीजनिंग या राइटिंग का जो पोर्शन होता है, इसका जो स्कोर होता है वो डिफरेंट होता है। वो सेपरेट होता है। वो आपके जीआरई का ओवरऑल जो स्कोर है वर्बल और क्वांटिटेटिव का, उसका साथ नहीं होता। यहाँ आपको 0 से 6 स्केल तक नंबर मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एसेज और राइटिंग स्किल्स। जैसे आपने एसे लिखे होंगे, आपको नंबर मिलेंगे 3.5, 4, 5.5, 6। जितना आपने अच्छा ऐसे लिखा होगा, आप 6 के उतने ही करीब जाएंगे। तो ये मार्क्स आपके सेपरेट होंगे। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की होगी, यहाँ पे मैंने 130 से 170 और 130 से 170 लिखा है इन दोनों जगहों में। तो ये क्या होता है? अगर आप टेस्ट देने जाते हैं तो वर्बल में आपको 130 मार्क्स मिलेंगे ऑलरेडी, और क्वांट के भी आपको 130 ऑलरेडी आप कह दो कि मिले हुए हैं, या आप कह दो कि आपके मार्क्स जो होंगे 130 से ऊपर जो होंगे वो स्टार्ट होंगे। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो फिर तो आपको नो स्कोर मिलेगा। ऐसा तो ज़ाहिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ना सिर्फ $100 दिया होगा जीआरई के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अलावा आपने बहुत सारी मेहनत की होगी और टाइम लगाया होगा। तो इतना केयरलेस तो कुछ कोई भी नहीं होता कि वो कोई सेक्शन में कुछ लिखे ही ना। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको 130 तो एटलीस्ट मिलेगा, यानी कि 260 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे स्कोर। उसके ऊपर जो होगा, आपने जितने मार्क्स लिए होंगे वो ऐड होके 340 के उतने ही करीब जाएंगे। ठीक है। मैं इन तीनों के ऊपर सेपरेटली भी बात करूंगा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मजीद बात करें तो जो राइटिंग पार्ट होता है, यहाँ पे आपने 2 एसेज लिखने होते हैं 30 मिनट्स के ईच। आर्गुमेंट टास्क एक होता है, और दूसरा जो होता है इश्यू टास्क, 30 मिनट्स के ईच टास्क होते हैं। वर्बल के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 पर सेक्शन के, और 30 मिनट पर सेक्शन टाइम होता है। क्वांट में भी सेम होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि टाइम 35 मिनट होता है इंस्टेड ऑफ 30 मिनट्स। बाकी ओवरऑल वर्बल की तरह सेम ही होता है, 2 सेक्शंस, 20 मिनट पर सेक्शन, और 35 मिनट टाइम। यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है। अच्छा, अब हम आते हैं अनस्कोर्ड सेक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करता हूँ। अच्छा, अगर आप टेस्ट देने जाते हैं, अगर आप जीआरई का जो टेस्ट है वो देने जाते हैं, तो आपके पास 2 सिनेरियो हो सकता है। ओके, अगर आप टेस्ट देने जाएं, 1 सेकंड।
ओके। अगर आप टेस्ट देने जाएँ तो आपके पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी 1 ये है कि आपको ये पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है। अच्छा, क्या मतलब हुआ? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आप टेस्ट देने जाएँ, सबसे पहले तो आपने इश्यू टास्क लिखना होगा 30 मिनट्स का, और सेकंड आपने लिखना होगा आर्गुमेंट टास्क 30 मिनट्स का। ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पॉसिबिलिटीज़ में, दोनों सिनेरियोज़ में। फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आपको थर्ड जो सेक्शन आएगा, जब आप एसेज़ जो राइटिंग वाला काम करेंगे तो वर्बल आ जाए, और यहाँ सेकंड पॉसिबिलिटी है क्वांट आए, फिर अल्टरनेट अल्टरनेट आता है ये, वर्बल क्वांट और फिर वर्बल और फिर क्वांट और फिर वर्बल। मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आप देखें आपके पास 3 वर्बल आए हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी में आपके पास 3 क्वांट आए हैं, ठीक है? मैंने ये कहा था कि वर्बल और क्वांट के 2-2 सेक्शंस होते हैं, इसका मतलब जो तीसरा होगा वो अनस्कोर्ड होगा, और जो तीसरा सेक्शन आपका आया है ना, वो ये अनस्कोर्ड सेक्शन आया। उसकी पोजीशन, टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तकरीबन सेम ही होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम होते हैं। पोजीशन, ये टाइम, पोजीशन वेरी करती है। आई थिंक आई शुड से टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही होते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि ये अनस्कोर्ड सेक्शन, या इसको आप रिसर्च सेक्शन भी कहते हैं। आपको नहीं पता होता कि इसका जो है वो ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। यहाँ पे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आपको ये नहीं पता होता। इसकी पोजीशन जो है वो वेरी करती है, और इन अगर 3 वर्बल आए हैं तो 2 आपके काउंट होंगे, तीसरा आपका काउंट नहीं होगा। अच्छा, अब अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपने ये गेस नहीं करना, आपको पहला वर्बल आया, आप अब आपको ये तो पता है कि वर्बल का जो होगा वो एक एक्सपेरिमेंटल है, या एक जो होगा वो रिसर्च सेक्शन है। लेकिन आपने ये गेस नहीं करना ड्यूरिंग द एग्जाम, आपने तीनों को ऐसे अटेम्प्ट करना है जैसे तीनों के आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर हो सकता है आपने ये समझा होगा कि एक्सपेरिमेंटल था पहला, और एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल सेकंड था, और इस पे आपने ध्यान नहीं दिया, और इसको आपने बहुत ध्यान से किया, बहुत अच्छी तरह किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल था, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले, इसमें तो कुछ नहीं मिलना था, काउंट नहीं होना था, तो आपको एक वर्बल अच्छा था और आपने वर्बल अपना खराब कर लिया। तो आपने गेस नहीं करना। और दूसरी बात है कि अगर आपको कोई बहुत हार्ड सेक्शन आता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक्सपेरिमेंटल हो, या वो अनस्कोर्ड सेक्शन हो, तो आपने गिव अप नहीं करना। यानी कि आप टेस्ट देने जाए, आपका थर्ड सेक्शन जो था वो क्वांटिटेटिव का इतना हार्ड आ गया कि आप वहीं पे हिम्मत हार गए और आपने गिव अप कर लिया, आप डिमोटिवेट हो गए बाकी नेक्स्ट सेक्शन के लिए। तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि आपने ना सिर्फ $200 दिया होता है, बल्कि आपने ना बहुत सारा टाइम भी लगाया होता है। तो हो सकता है ये जो हार्ड सेक्शन था ये एक्सपेरिमेंटल हो, ठीक है? तो आपने अपना जो था फुल अटेंशन और फुल जो था ऑनेस्टी के साथ हर सेक्शन को कंप्लीट करना है। और हो सकता है एक सेक्शन बहुत ही ईज़ी हो सकता है वो ईज़ी वाला जो था वो रिसर्च सेक्शन हो, ठीक है? तो समझना ये है कि अगर आपका वर्बल पहला है तो 3 वर्बल में से 1 अनस्कोर्ड सेक्शन है, अगर आपका पहला क्वांटिटेटिव है तो 3 क्वांटिटेटिव में से 1 जो होगा वो अनस्कोर्ड है, और पोज़ीशन का हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे जाके अनस्कोर्ड है सेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको, जब आप 3 सेक्शंस ये कंप्लीट करेंगे तो आपको एक 10 मिनट्स की ब्रेक मिलेगी। ये ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्यों? देखिए, अगर जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपने ऑलमोस्ट 2 पॉइंट हाफ ऑवर 1 टू ऑलमोस्ट 2 पॉइंट हाफ ऑवर जो है ना, 2.5 घंटे आपने लगाए होते हैं इन सेक्शंस के ऊपर, और यकीन करें आप एनर्जी इतनी खत्म हुई होती है, आपको इतनी भूख लगी होती है, आपको ब्रेक की बहुत ज़रूरत होती है। और ये ब्रेक जो 10 मिनट्स की होती है, इसमें आप रेस्टरूम जा सकते हैं, टेस्ट हॉल से बाहर निकल सकते हैं, और कुछ खा पी सकते हैं। तो कोशिश करें एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप बनानास ले जाएँ, कुछ ऐसी स्वीट डेट्स वगैरह ले जाएँ जो खा के एकदम आपको एनर्जी बूस्ट करें, और बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन आफ्टर द ब्रेक आप जाएँ, तो आपके पास एनर्जी हो। नींद का भी बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि तकरीबन ये टेस्ट जो होता है ऑलमोस्ट आप कह दें 4 घंटे कह दें इंक्लूडिंग ब्रेक्स, 4 घंटे का टेस्ट होता है। आपका ट्रैवलिंग, जो घर से निकलेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, टेस्ट सेंटर तक, वो टाइम भी लगा लें। तो बहुत ही लेंथी टेस्ट है ये, और काफ़ी जो है ना एनर्जी लेता है ये टेस्ट। दूसरा, ये टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए आपके पास ड्यूरिंग द टेस्ट सोचने का टाइम नहीं होता, आप की एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होती है, इसलिए ये ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ खा पी लें हल्का-फुल्का, एनर्जी बूस्ट करें, रेस्ट रूम यूज़ करें, फ्रेश होके वापस आएँ और दोबारा टेस्ट देने बैठ जाएँ, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ओवरव्यू था इसके बारे में।
ओके, मजीद कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो ड्यूरिंग द टेस्ट आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन है मार्क एंड रिव्यू का। मतलब ये हुआ, अगर आपको ना एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मिला है, तीसरा, पहला या चौथा, तो उसके ऊपर आपने अटक नहीं जाना, उसको मार्क करें और मूव कर जाएं। क्योंकि टेस्ट में 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड, मीडियम एंड इजी। तो अगर आपने हार्ड वाले पे टाइम लगाया तो जो इजी क्वेश्चन जो आपसे एक मिनट में होने थे वो आपसे निकल जाएंगे। तो एक एक मार्क्स भी बहुत, एक एक नंबर भी बहुत कीमती होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने, मेरी जो सजेशन है वो है हार्ड क्वेश्चन को मार्क करें और मूव कर जाएं मीडियम और इजी क्वेश्चन की तरफ, एंड पे वापस आ जाएं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है और यहाँ पे मार्क नहीं किया तो जो मार्क है उस पर क्लिक करें, डायरेक्टली आपको उस क्वेश्चन पे लेके जाएगा और उसको देखें, अटेम्प्ट करें। अगर नहीं आता क्वेश्चन तो उस पे तुक्का लगा दें। अच्छा, एक और चीज ये होगी कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग टेस्ट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज यहाँ पे ये लिख दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे अभी याद आई, नो नेगेटिव मार्किंग। जीआरई जर्नल के अंदर जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि आप जो मुश्किल क्वेश्चन उनको मार्क करके मूव करें और एंड पे आके अगर आपको नहीं आता तो तुक्का लगा दे, आता है एंड पे हो सकता है आपसे वो सॉल्व हो। दूसरा है कि कैन एडिट एंड चेंज क्वेश्चन। देखें, कोशिश करें आखिर में 1 2 मिनट बचा दें ताकि आप रिव्यू करें कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जिस पे डाउट था उनको दोबारा सॉल्व करें और आप आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको अलाउ होगा क्वांटिटेटिव सेक्शन में, और वो कैलकुलेटर कुछ इस तरह का होगा। ये ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होगा और ये सिंपल सा कैलकुलेटर है। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि वाइल प्रैक्टिस आपके अगर एक्चुअल कैलकुलेटर है तो उसमें आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, टाइम इतना नहीं लगेगा। लेकिन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आप देखें, इसमें हो सकता है आपके पास टाइम ज्यादा लगे। तो आप अगर इस कैलकुलेटर से यूज टू हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ड्यूरिंग द टेस्ट वो आपको पेंसिल और स्क्रैच पेपर प्रोवाइड करेंगे और कुछ चीज आप लेके नहीं जा सकते। जितना स्क्रैच पेपर आपको चाहिए आप मांगे, आपको देंगे, एट द एंड आपको रिटर्न करना होगा। जब आप ब्रेक के लिए जाएंगे तो ये आपसे वापस लेंगे स्क्रैच पेपर, और वापस आएंगे तो दोबारा देंगे। मैंने जैसे कहा था, आफ्टर थर्ड सेक्शन 10 मिनट्स की ब्रेक होती है और आफ्टर ईच सेक्शन, कंप्लीशन ऑफ ईच सेक्शन, आपको 1 मिनट की ब्रेक। इसके अलावा आपको कोई ब्रेक नहीं मिलती। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं तो आपका टेस्ट कंटिन्यू होगा और आपका टाइम चलता रहेगा, और फिर पॉसिबल नहीं है कि ब्रेक के लिए जाएं। इसलिए इस ब्रेक का वेट करना है, इसी को यूटिलाइज करना है, उसके अलावा आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। एनालिटिकल रीजनिंग या राइटिंग का जो होता है, 2 एसेस होते हैं 30 30 मिनट्स के। जो इशू टास्क होता है ना, वो उसमें आपका वो ओपिनियन जानना चाहते हैं। यानी कि वो एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो आपने अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपने सपोर्ट करना है अपने क्लेम को थ्रू लॉजिक्स, और थ्रू आप कह दें कि एग्जाम्पल भी। अगर आप डेली लाइफ के पास में इस तरह के इवेंट्स हुए तो आप एग्जाम्पल से भी आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं अपने ओपिनियन को। अच्छा, जो आर्गुमेंट वाला टास्क होता है ना, इसमें एक फ्लॉ होता है आर्गुमेंट के अंदर। उन्होंने एक आर्गुमेंट लिया होता है और उस आर्गुमेंट के ऊपर वो सम इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं। आपने उसको एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है और अपना ऐसे लिखना है अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये इतना मुश्किल काम नहीं होता। इसके सैंपल एसेज आपको बहुत सारे मिलेंगे ईटीएस ऑफिशियल गाइड के ऊपर। तो आप क्या कहते हैं, आप वर्ड में जाके स्पेल चेक और ग्रामेटिक चेक को ऑफ करें और 30 मिनट्स का आप टाइमर लगा के ना, आप 5 6 10 15 जितने भी एसेज है प्रैक्टिस कर लें तो ये पार्ट इजीली हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको इसकी एग्जाम्पल चाहिए तो आप ईटीएस की ऑफिशियल गाइड में जाएं, आप गूगल करें, आपको मिल जाएगी ऑफिशियल गाइड, ओपन करें और वहां पे एसेस, वहां पे एनालिटिकल राइटिंग वाला जो सेक्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, उसमें जाएं तो जो सैंपल एसेस हैं उसमें स्कोर 6 5 और 4 के एसेस होंगे। यानी कि एक सैंपल एसे लिखा होगा स्कोर 6 का, सेम ऐसे अगर आपने लिखा है स्कोर 5 का तो उसमें क्या थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी जिसमें आपको 6 के बजाय 5 मार्क्स मिले एंड सो ऑन। तो ये सैंपल रिस्पॉन्सेज
from the official guide. You can check and you can prepare accordingly for this section. This is not tough. This is doable thing. Okay, ये section इतना tough नहीं है. अच्छा, सेकंड आते हैं वर्बल सेक्शन के ऊपर. वर्बल में 3 चीजें होती हैं: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस सीक्वेंस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होते हैं सेंटेंस सीक्वेंस के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 होते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन के, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. ओके, टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20 क्वेश्चंस होते हैं. 20 क्वेश्चंस में 4 सेंटेंस सीक्वेंस के हो गए, 6 टेक्स्ट कंप्लीशन और 10 जो होंगे वो आपके पास होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं क्या कहते हैं टेक्स्ट कंप्लीशन के, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के होंगे. इसमें जो ब्लैंक्स होंगी ना वो 1 ब्लैंक के होंगे, 2 ब्लैंक के होंगे और 3 ब्लैंक्स. अच्छा, क्या मतलब हुआ? यानी कि यहाँ पे जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं ना वो ये वाले होते हैं 3 ब्लैंक्स के. कैसे? फॉर एग्जांपल 3 ब्लैंक्स के 3 ऑप्शंस हैं. इन 3 ऑप्शंस में से यहाँ पे 3 ब्लैंक्स होंगे. पहली ब्लैंक में 3 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करना है, दूसरी ब्लैंक में से 3 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है, तीसरी ब्लैंक में भी 3 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है. और यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि ये करेक्ट हो जाए. अगर आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो ये फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. अगर क्वेश्चन ईजी है फिर तो ठीक है, अगर हार्ड क्वेश्चन है फिर काफी मुश्किल हो सकता है. इसी तरह यहाँ पे 2 ब्लैंक्स होंगे और यहाँ पे 1 ब्लैंक के क्वेश्चन भी हो सकते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस तकरीबन सेम होते हैं. बाज़ औक़ात यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 1 होगा, तो डिपेंड करता है. अदरवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं. यहाँ पे सेंटेंस सीक्वेंस भी फिल इन द ब्लैंक्स ही होता है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ 6 ऑप्शंस होंगे. 6 में से 2 आंसर्स जो है ना वो आपने सिलेक्ट करने होते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल ए और सी करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे फर्क क्या होता है कि ये जो 2 वर्ड्स होते हैं ये सिनोनिम्स होते हैं. सिनोनिम्स होते हैं. तो आपको वोकैबुलरी का भी वोकैबुलरी जो होती है वो भी आपको प्रिपेयर करनी होगी जीआरई जर्नल टेस्ट के लिए. खैर, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा गाइड करूंगा कि कितनी वोकैबुलरी आपको करनी चाहिए और किस तरह से तैयार करना चाहिए. तो फर्क इनमें सेंटेंस सीक्वेंस और टेक्स्ट कंप्लीशन में ये है कि सेंटेंस इक्विवेलेंस, जैसे इक्विवेलेंस कहते हैं तो जो 2 वर्ड्स होते हैं वो सेम मीनिंग वाले होते हैं, वो आपने उठा के एक ब्लैंक होती है और 2 वर्ड्स जो होते हैं उस ब्लैंक को फिल करते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे मुश्किल स्टार्ट में लगता है लेकिन सबसे इजी है और सबसे ज्यादा मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं. अगर आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया तो सबसे ज्यादा वर्बल में जो आप मार्क्स ले सकते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ले सकते हैं. यहाँ पे पैराग्राफ दिया होगा, कोई छोटा पैराग्राफ है तो 1 क्वेश्चन होगा या 2 होंगे. बड़ा पैराग्राफ है तो उसके क्वेश्चंस 2 3 4 जितने भी होंगे 3 तक वो होंगे क्वेश्चंस हो सकते हैं. और यहाँ पे ये होता है कि काफी बाज़ औक़ात काफी लेंथी पैराग्राफ्स होते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होते हैं या 2 होते हैं या 4 होते हैं, तो टाइम बहुत कम होता है. तो टाइम मैनेज करना है. कोशिश करें कि 3 ब्लैंक्स से टाइम बचाएं और यहाँ पे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे गलती के चांसेस कम होते हैं. अगर आपको पैसेज समझ आ गया है, क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो फिर गलती के चांसेस कम होते हैं. और यहाँ पे 2 आंसर्स उठाने होते हैं. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इज क्वाइट लो इन टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस सीक्वेंस कंपैरेटिव टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग. क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो होते हैं 4 तरह के सब्जेक्ट्स कह दें आप. थीमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री और डेटा एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं. लेट्स डिस्कस each and every one individually. Okay, डेटा एनालिसिस जो होता है बेसिकली ये एक एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक का कोर्स है. अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में मैंने ये कोर्स पढ़ाया था लेकिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी. नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा और मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूंगा. ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये इस कोर्स के अंदर मैंने पढ़ाए थे और मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह दोबारा पढ़ाऊंगा. आई डोंट नो हाउ मच यूजफुल दिस कोर्स विल बी फॉर यू, बट अगर आपको जो है स्टैटिस्टिक आपने कभी नहीं पढ़ा, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो ये सारे टॉपिक्स मैं उस कोर्स के अंदर कवर करूंगा. तो आप हो सकता है वीडियोस आपके पास हेल्पफुल हो, लेकिन उतना शायद ना हो, क्योंकि जीआरई अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो इन टॉपिक्स को समझने के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम होता है. नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर आपने उसके बाद जीआरई देना हुआ तो.
अच्छा इसके अंदर जो होता है डेटा एनालिसिस डिस्क्रीट इम्प्लीमेंटेड स्टेटस का होल कोर्स है। इसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जैसे मीन मीडियन मॉड रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल परसेंटाइल, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और ये फार्मूले होते हैं, अगर आपने ये कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल परसेंटाइल, इनके एक तरीका होता है निकालने का, और तकरीबन ये फार्मूले कह रही हैं उसका कि आपको पता होना चाहिए। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन टेबल्स एंड ग्राफ्स। ओके, टेबल्स का मतलब है कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के आपको डेटा के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर जो ग्राफ्स होते हैं, सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स जैसे लाइन ग्राफ्स जो होते हैं, या बार ग्राफ्स जैसे या बार ग्राफ में हिस्टोग्राम वगैरह हो गया। फिर सर्कल ग्राफ जो हो गया, लेट मी राइट इन ग्राफ्स विद देम बिकॉज़ दीज आर नॉट जस्ट लाइंस। लाइन ग्राफ, ग्राफ्स, बार ग्राफ्स और सर्कल ग्राफ्स को आप पाई चार्ट भी कहते हैं। बार ग्राफ को हिस्टोग्राम्स वगैरह होते हैं, और लाइन ग्राफ्स इसी तरह। और इसके अलावा जो है ना बॉक्स प्लॉट जो होते हैं, इस तरह के ग्राफ्स का आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरह के ग्राफ्स काफी ज्यादा आते हैं, और ये सबसे मुश्किल पोर्शन होता है जो क्वांटिटेटिव का, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और इन डेटा को स्टडी करना, समझना और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर दिए हुए हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे, कंपाउंड इवेंट या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्यारा सा एक टेबल होता है। जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, और सेंटर उसका अगर मीन 0 है तो 68% ऑफ द डेटा जो है वो लाई करता है within one standard deviation of the mean, and so on. I think 30 remaining, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इसलिए मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, लेकिन इस तरह का एक टेबल होता है, वो आपको पता लाजमी पता होना चाहिए। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है परसेंटेजेस, लिए मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना परसेंट डेटा लाया करता है, और फिर विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट 99.7 स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा लाया करता है विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको इस तरह का टेबल जो था। फिर काउंटिंग मेथड्स में आपको जो है, अगेन ये टेबल आपको इजीली आप मिल जाएगा जब आप जेआरई की तैयारी करेंगे, क्वांट सेक्शन में, ऑफिशियल गाइड्स में, या डिफरेंट रिसोर्सेज जो भी आप यूज करेंगे उसमें मिल जाएगा। अच्छा, काउंटिंग मेथड में आपको परमुटेशंस वगैरह परमुटेशंस निकालने का पता होना चाहिए। फिर कॉम्बिनेशंस का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। और एक और मेथड होता है थ्रू वेन डायग्राम्स, से भी काउंटिंग का पता होना चाहिए। तो ये काउंटिंग मेथड का पता होना चाहिए। अच्छा, अर्थमेटिक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जैसे डिविजिबिलिटी, दो नंबर डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है, फैक्टर्स निकालना, या प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, या फिर आपको इवन और ऑड नंबर्स वगैरह का पता होना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, सॉरी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस नेक्स्ट, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सपोनेंट्स वगैरह का भी पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट्स वगैरह, और उसके अलावा आपको रूट्स वगैरह निकालना भी होना चाहिए, रूट्स वगैरह का भी पता होना चाहिए। फिर आपको परसेंटेज, रेशियोज, एब्सोल्यूट वैल्यू और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नंबर्स का पता होना चाहिए, और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, या ये अर्थमेटिक के अंदर आते हैं।
इसके अलावा जो अलजेब्रा के अंदर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे दी होंगी उनको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x प्लस 5 जो है ना, ये फैक्टर्स निकाले हुए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करके कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या एक आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दी हुई है, तो इसके आप फैक्टर्स फॉर एग्जांपल कैसे आप इसके फैक्टर्स आप बना सकते हैं इस तरह के, तो आपको ये फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। इसी तरह अगर आपको ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करें, तो आप इस सॉल्व वगैरह इस तरह की एक्सप्रेशंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस तरह की एक्सप्रेशंस जो इक्वेशन जरूरी नहीं है, ये हो सकता है इनइक्वालिटी हो, ये आपको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको सिमल्टेनियस इनइक्वालिटीज दे सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 3x प्लस y इक्वल टू 2। इनको जो है ना आपने सिस्टम को सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब x और y की वैल्यू निकालना है, तो वो आपको पता होना चाहिए algebraic expressions और equations and inequalities में। फिर आपको रिलेशंस और फंक्शंस के अंदर डिफरेंस का पता होना चाहिए। वर्ड्स प्रॉब्लम आ सकते हैं, और जैसे y इक्वल टू mx प्लस 3 है, सॉरी y इक्वल टू 3x प्लस 2 है, तो ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है, तो स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस का भी आपको पता होना चाहिए। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ एक स्ट्रेट लाइन है, mx प्लस b, m स्लोप होता है, b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। लास्ट ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो लाइंस का आपको पता होना चाहिए। जैसे पैरेलल लाइंस हैं तो उनका स्लोप का फार्मूला, परपेंडिकुलर लाइंस है, दो लाइंस हैं परपेंडिकुलर लाइंस है, तो जैसे पैरेलल लाइंस है तो स्लोप ऑफ दोनों लाइंस का इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप है प्रोडक्ट -1 होता है। इस तरह के फार्मूले आपको पता होना चाहिए। सर्कल है तो उससे जैसे सर्कमफ्रेंस है वो 2πr होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ट्रायंगल्स में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का पता होना चाहिए, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता होना चाहिए, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसका पता होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड पाइथागोरियन थ्योरम है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, पाइथागोरियन थ्योरम वगैरह पता होना चाहिए। इस तरह के अलावा और ट्रायंगल के अलावा पॉलीगॉन मैनी साइडेड जो होती है, जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे आप स्क्वायर हो गया या इक्वल 5 साइड इक्वल, ये साइड सारी इक्वल होंगी, ये साइड्स इक्वल है। इस तरह की आपको पता होना चाहिए फिगर्स का। आपने सुना होगा कांग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल्स के अलावा कुछ फिगर्स और भी हो सकती हैं, उनका पता होना चाहिए। 3 डायमेंशन फिगर्स में आपको 3 डायमेंशन फिगर्स की एरिया, पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर या वॉल्यूम वगैरह का आपको पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछें कि एक सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर एंगल इन डिग्रीज वगैरह का भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो ये था एक ओवरव्यू जीआरई जर्नल एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, ये था एक जर्नल ओवरव्यू के व्हाट इज, आप कह सकते हैं कि व्हाट इज जीआरई जर्नल एग्जाम और जीआरई जर्नल टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे कितना टाइम लगा, मैंने कैसे टेस्ट दिया और क्या क्या ट्रिक्स हमने यूज की थी, उसके बारे में बात करूंगा। ये था एक ओवरव्यू और introduction of the test, and I hope this was helpful. Thank you so much.